हेलो गाइस, तो आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक रहस्यमय औरत दर्दनाक कैद से भागने की कोशिश करती है। ये औरत कौन है? इसे किसने कैद कर रखा था? क्या ये भागने में कामयाब हो पाएगी? ये तो कुछ मामूली से सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कहानी वैसे वैसे और भी ज्यादा डरावनी होती चली जाती है। आज की स्टोरी फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत अपने बच्चों हैना और जोनाथन के साथ घर के अंदर ही खेल रही थी। तीनों काफी खुश थे। तभी एंट्री होती है बच्चों के पिता की। उनके आते ही वो औरत और उसके बच्चे कतार में खड़े हो जाते हैं। वो अपने हाथ उलट पुलट कर दिखाने लगते हैं। पिता हाथ चेक करने के बाद बच्चों को चॉकलेट देते हैं, जिससे बच्चे तो खुश हो जाते हैं, पर वो औरत रोने लगती है। इस पे उनके हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों के सामने रोना मना है, कानून मत तोड़ो। नेक्स्ट सीन में वो औरत आधी रात को अपने घर से भागने की कोशिश करती है। वो जंगल पार करके किसी तरह रोड तक पहुंच जाती है, पर रोड पे एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अगले सीन में उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में हैना भी मौजूद थी। वो नर्स को बताती है कि ये मेरी मॉम लीना है, इनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ऐसा मेरी मॉम ने मुझे बताया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही लीना को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वहीं हैना का ख्याल रखने के लिए सिस्टर रुथ आती हैं। हैना उन्हें भी सबसे पहले अपनी हाथ उलट पुलट कर दिखाती है, फिर बताती है कि मेरा नाम हैना है, ये पैलिंड्रोम नेम है, यानी आप मेरे नाम को आगे से पढ़ो या पीछे से, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। सिस्टर रुथ को हैना काफी इंटेलिजेंट लगती है। वो हैना से पूछती हैं कि क्या तुम्हें हिट एंड रन का मतलब पता है? इस पे हैना का कहना था कि मेरी मॉम का केस हिट एंड रन केस नहीं है, क्योंकि हिट एंड रन के केस में ड्राइवर तुरंत भाग जाता है, पर जिसने मेरी मॉम का एक्सीडेंट किया वो एक अच्छा आदमी था। एम्बुलेंस आने की आवाज सुनकर ही वो वहाँ से गया, और एक्सीडेंट भी मेरी मॉम की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मॉम कभी कभी बेढंगी चीजें करती हैं। मॉम हमेशा घर के कानून भूल जाया करती हैं, तब मैं ही उन्हें कानून याद दिलाती हूँ। वो तो गलती से मेरे पापा को मारना भी चाहती थी। हैना की ये अजीब अजीब बातें सुनकर सिस्टर रुथ हैरान हो जाती हैं। वो टाइम स्पेंड करने के लिए हैना को एक ड्राइंग बनाने को कहती हैं। दूसरी ओर CID ऑफिसर एडा लीना के एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल आती है। ऑफिसर गर्ड को जैसे ही लीना के हिट एंड रन केस के बारे में पता चलता है, वो मैथियस को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। मैथियस जैसे ही सुनते हैं कि विक्टिम का नाम लीना है, उसकी हेयर ब्लॉन्ड है और उम्र तकरीबन 30 से 35 साल है, तो मैथियस तुरंत अपनी वाइफ कैरिन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं हमें आगे पता चलेगा। इधर हैना अपने घर की ड्राइंग बनाती है, जिसमें वो सबसे पहले अपने छोटे भाई जोनाथन की ड्राइंग करती है। सिस्टर रुथ जब पूछती है कि क्या जोनाथन घर पर अकेला है, तो हैना कहती है कि हाँ, वो कारपेट पे लगा खून साफ कर रहा है, पर मैं अपने घर का एड्रेस नहीं बता सकती हूँ। सिस्टर रुथ को लगता है कि हैना बातें बना रही है, पर जब वो हैना की बनाई हुई ड्राइंग देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हैना ने सारे खिड़की दरवाजे बंद बनाए थे। रुथ कहती है कि तुमने विंडो के बाहर की सीनरी क्यों नहीं बनाई? इस पे हैना कहती है कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में हवा सर्कुलेट करने वाली मशीन है। ये सब रुथ को काफी अजीब लगता है। क्या ये बच्ची सच बोल रही है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। रुथ CID ऑफिसर एडा को जाकर हैना की सारी बातें बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि हैना ने पता नहीं क्यों पर अपनी मॉम का ब्लड ग्रुप गलत बताया था, जिसकी वजह से लीना के सर्जरी में काफी दिक्कतें आई। एडा डॉक्टर हेम्स्टेड के साथ हैना के पास जाती है। उन्हें देखकर भी हैना अपनी हाथ उलट पुलट कर दिखाने लगती है। ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। तब हैना बताती है कि हमारे नाखून हमेशा साफ होने चाहिए और हमें अपने हाथ में कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, यही कानून है। ये बच्ची आखिर किस कानून की बात कर रही थी? खैर, डॉक्टर हेम्स्टेड और ऑफिसर एडा मिलकर हैना से कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि हैना के पिता का कहना है कि परिवार अगर प्यार करने वाला हो तो हमें दोस्तों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मेरे एक भी दोस्त नहीं है।
मैं और जोनाथन स्कूल भी नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी मॉम घर पर ही हमारी पढ़ाई करवाती हैं। पर जैसे ही ये हना से उसके घर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो तुरंत बात बदल देती है। वो कहने लगती है कि जल्दी से मॉम ठीक हो जाए तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे, और अगर मॉम मुझे पहले की तरह समुद्र पे घुमाने ले जाएंगी तब तो मज़ा ही आ जाएगा। ऑपरेशन के बाद मैथियस और कैरिन लीना को देखने जाते हैं। लीना को देखते ही मैथियस कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। दूसरी ओर ऑफिसर गर्ड ऑफिसर एडा को बताते हैं कि मैं लीना का पड़ोसी हूँ। 13 साल पहले लीना अचानक गायब हो गई थी, तब उसे ढूंढने का केस मुझे ही सौंपा गया था। हमने काफी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैथियस जब हैना को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि लीना बचपन में बिल्कुल हैना की तरह दिखती थी। वो और उनकी वाइफ हैना को लीना कहकर पुकारने लगते हैं। मैथियस के मुताबिक वो औरत लीना नहीं थी, तो फिर हैना लीना की तरह क्यों दिखती है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हैना के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि 13 साल पहले पार्टी करने के बाद लीना किसी से फोन पे बातें करते हुए अपने घर जा रही थी। लीना रास्ता भटक जाती है और उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है, जिससे वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। तब हैना के डैड वहाँ आते हैं। वो लीना की मदद करते हैं, जिससे इन्हें आपस में प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एक फैमिली की शुरुआत करते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही थी जो हमें आगे पता चलने वाली है। प्रेजेंट में कैरिन और मैथियस काफी परेशान थे कि हैना लीना की तरह कैसे दिख सकती है। वो जिस लेडी को अपनी मॉम कह रही है वो तो हमारी बेटी लीना है ही नहीं। तब ऑफिसर एडा हैना की डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। रिपोर्ट आने में 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, इसलिए वो कैरिन और मैथियस को घर चले जाने को कहती है। मगर मैथियस घर जाने को तैयार नहीं थे। वह हैना को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ऑफिसर गोड लीना के पास जाते हैं। वो लीना के हाथ में जख्म का निशान देखते हुए कहते हैं कि निशान तो बिल्कुल वैसा ही है, पर तुम लीना नहीं हो। तो कौन हो तुम? तभी उस औरत के कान में अपने हस्बैंड की आवाज आती है, जो उसे ये कहने को बोल रहे थे कि बताओ कि तुम ही लीना हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई भी गलती की तो जान ले लूंगा। इससे वो औरत हाइपर हो जाती है। नर्स उसे शांत करवाती है। तब वो औरत बस इतना ही कहती है कि हाँ मैं लीना ही हूँ। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हैना के पिता अपनी वाइफ को कहते हैं कि रोज सुबह 7:45 बजे बच्चों को नाश्ता करवाओ, उन्हें 1 गिलास दूध और विटामिन बार दो। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी कि लीना का हस्बैंड जो कोई भी था वो रूल रेगुलेशन के मामले में काफी स्ट्रिक्ट था। अगली सुबह पुलिस एक्सीडेंट वाले रोड को सील कर देती है। साथ ही डॉग टीम की मदद से उस इलाके में छानबीन किया जाता है। दूसरी ओर जैसे ही सिस्टर रुथ विंडो से पर्दे हटाती हैं तो तेज रोशनी से हैना को परेशानी होने लगती है। यानी कि इससे पहले शायद उसने कभी भी दिन की रोशनी नहीं देखी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? रुथ तुरंत पर्दा फिर से गिरा देती है। इसके बाद हैना अपने नाना जी के बारे में पूछने लगती है। रुथ कुछ समझ नहीं पाती है। तब हैना समझाती है कि कल जो मुझे लीना कह रहे थे वो मेरे मॉम के फादर हैं। मैं उनसे पहले एक ट्रिप पर मिल चुकी हूँ, पर उस बारे में मेरी मॉम और मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। इससे रुथ हैरान हो जाती है। वो हैना को सनग्लासेस गिफ्ट देती है ताकि हैना की आंखें दिन की रोशनी बर्दाश्त कर सके। इसके बाद डॉक्टर गर्ड को हैना की कही हुई सारी बातें बता देते हैं। तब गर्ड मैथियस को कन्फ्रंट करता है कि आप हैना से कौन से ट्रिप पे मिले थे। मैथियस का कहना था कि मैंने कल रात पहली बार उसे देखा था, पर गर्ड भरोसा नहीं करता है क्योंकि हैना एक बच्ची है, वो भला झूठ क्यों बोलेगी। इस बात पे मैथियस गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गर्ड उन पे शक कर रहा है कि लीना को गायब करने में मैथियस का ही हाथ था। हैना के डीएनए टेस्ट के बाद रुथ उसे बताती है कि अब उसे डॉक्टर हेम्स्टेड के क्लिनिक जाना होगा। दरअसल डॉक्टर हेम्स्टेड के क्लिनिक में ऐसे बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध थी जो मेंटल इलनेस के शिकार थे। वहां जाने से पहले हैना एक बार अपनी मॉम से मिलना चाहती थी। ऐसा अलाउ तो नहीं था, पर सिस्टर रुथ बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो सबकी नजरों से छिपाकर हैना को लीना के रूम में भेज देती हैं, जहां हैना अपनी मॉम के हाथ में कांच का एक टुकड़ा थमाकर कहती है कि पापा हर वक्त आपको देख रहे हैं। दूसरी ओर डॉग टीम की मदद से पुलिस जंगल के बीचों बीच बने एक खाली मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाती है।
इधर ऑफिसर गर्ड एक बार फिर से लीना से बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लीना नहीं हो। इसके बाद वो रियल लीना के बारे में बताते हैं कि लीना बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसे हर कोई पसंद करता था। वो एक बहुत अच्छी पेंटर भी थी, पर वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल होने वाली थी, पर एक रात पार्टी के बाद अचानक वो कहीं गायब हो गई। उसके दोस्तों के मुताबिक पार्टी में लीना ने बहुत नशे कर लिए थे। उसने आखिरी बार सुबह के 4 बजे अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया था। उस वक्त वो पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। हमने इस केस की अच्छे से तहकीकात की, पर कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। 13 सालों से लीना के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर उस औरत का दिल पिघल जाता है। वो गर्ड को कुछ बताना चाहती है, पर उसे अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डर कर चुप हो जाती है। गर्ड के जाने के बाद वो औरत नर्स से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहती है। एडा मिलिट्री कैंप में बिना मिलिट्री के परमिशन के ऑफिसर्स को अंदर जाने को कहती है, क्योंकि अंदर जोनाथन के फंसे होने की संभावना थी। तभी यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो इस जगह की देखभाल करता था। वो सुबह और शाम सिर्फ 2 बार ही यहाँ पे राउंड मारने के लिए आता था। इसलिए जब एडा उसे सवाल करती है कि क्या यहाँ कोई फैमिली भी रहती है, तो वो इस बारे में नहीं बता पाता है, पर वो इतना ज़रूर बताता है कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिना परमिशन अंदर जाने से आप पे कार्रवाई हो सकती है। पर एडा उसकी बात नहीं मानती है। वो अपने सिपाहियों को अंदर भेज देती है। कुछ देर बाद जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सभी सहम जाते हैं। एडा दौड़कर अंदर जाती है तो देखती है कि उसके एक कलीग के पैर के पत्थर उड़ गए हैं। दरअसल इस एरिया में जमीन के नीचे बॉम्ब्स छिपे हुए थे, जिसके वजह से बम पे पैर पड़ते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। जल्दी ही बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर पूरे एरिया की जांच करवाई जाती है। एपिसोड 3 के शुरुआत में ऑफिसर गर्ड उस औरत को बता रहे थे कि रियल लीना जब 10 साल की थी तो मेरे बर्थडे पार्टी में उसने गर्म बारबेक्यू ग्रिल पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी हथेली जल गई थी और उसमें जख्म हो गए थे। तुम्हारे हाथ में भी बिल्कुल वैसे ही निशान कैसे हैं? तब फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस औरत के पति ने गर्म चिमटे से उसे दागा था, जिससे वो निशान पड़ गए थे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? उधर मिलिट्री कैंप में एडा को पता चलता है कि ये बॉम्ब मिलिट्री के नहीं थे, क्योंकि मिलिट्री कैंप छोड़ने से पहले सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर देती है, यानी कि किसी ने बाद में ये बॉम्ब एक्टिवेट किए थे। आखिर कौन था वो बॉम्ब एक्टिवेट करने वाला? जानने के लिए वीडियो पे बने रहे। आगे हम देखते हैं कि मैथियस लीना के रूम को डेकोरेट कर रहे हैं ताकि वो हैना को यहाँ लाकर रख सके। कैरिन को लग रहा था कि इतना पागल होने की क्या जरूरत है, पहले डीएनए रिपोर्ट तो आ जाए, पर नहीं। मैथियस का तो कहना था कि मुझे अपनी नतनी को पहचानने के लिए किसी डीएनए रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर उस औरत को होश आता है। वो गर्ड से तारीख पूछती है, जिससे उसे याद आता है कि वो पिछले 5 महीने से किडनैप थी। तभी एडा गर्ड को कॉल करती है और बताती है कि अब हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पहचानने के काबिल नहीं थे। जैसे ही उस औरत को पता चलता है कि एक आदमी की लाश बरामद हुई है उस घर से, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। उसे लगता है कि किडनैपर मर चुका है। वो एडा को बेड के नीचे चेक करने को कहती है। वहाँ उसे जोनाथन मिलता है, पर वो काफी डरा सहमा हुआ था। तब वो औरत एडा से कहती है कि आप जोनाथन से कहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एडा बिल्कुल ऐसा ही कहती है, जिससे जोनाथन बाहर निकल आता है। इसके बाद वो औरत पहली बार अपना रियल नाम बताती है। उस औरत का नाम जैस्मिन था। तो फिर हैना ने झूठ क्यों कहा कि ये उसकी मॉम लीना है? खैर, अभी भी जैस्मिन को अपने किडनैपर की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देती थी, जो कह रहा था कि तुम रूल तोड़ रही हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर फिर भी जैस्मिन हिम्मत करके गर्ड को अपने डैड के बारे में बताती है। गर्ड कांटेक्ट करके जैस्मिन के डैड को हॉस्पिटल आने को कहते हैं। इसके बाद वह जैस्मिन को किडनैपर की फोटो दिखाता है, जिसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। ये देखकर जैस्मिन कहना शुरू कर देती है कि ये मैंने नहीं किया है, मैंने तो बस एक बार वार किया था। पर गर्ड को लगता है कि सेल्फ डिफेंस में जैस्मिन ने किडनैपर का ये हाल किया है और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। आगे जोनाथन को भी उसी क्लिनिक में ले जाया जाता है जहां हैना पहले से रह रही थी। अकेले में हैना अपने भाई से कहती है कि तुमने इन्हें बेबी के बारे में तो नहीं बताया ना?
जोनाथन नाम में सर हिलाता है, यानी इन दोनों के अलावा भी एक और बच्चा है। तो आखिर पुलिस को वो बच्चा क्यों नहीं मिला? इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्रिसमस के वक्त जेनिफर का किडनैपर सैंटा बनकर हैना और जोनाथन को गिफ्ट देता है। वो जोनाथन को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है और हैना को एक टॉय कैट देता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसी वक्त किडनैपर बच्चों को बताता है कि मॉम को बेबी होने वाला है। प्रेजेंट में गर्ड मिलिट्री कैंप जाता है, जहां उसे एडा से पता चलता है कि इस इलाके की सिक्योरिटी कंपनी के मालिक ने एडा पे केस कर दिया है बिना परमिशन अंदर जाने की वजह से, जिससे जल्द ही एडा को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद गर्ड बच्चों के बेड पे लेट जाता है और देखता है कि बेड में ढेर सारी पेंटिंग बनी हुई है। इसमें बीच, लाइट हाउस और मिस्टर मैथ्यूज की भी पेंटिंग थी। दरअसल रियल लीना ने ये सारी पेंटिंग्स खुद से बनाए थे और हैना को स्टोरीज भी सुनाई थी। स्टोरी को ही छोटी सी हैना ने सच समझ लिया था। इसी वक्त दूसरे पुलिस ऑफिसर को इस घर में एक टाइम बॉम्ब दिख जाता है। वो जल्दी से सबको अलर्ट करता है। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग जाते हैं। 1 सेकंड के भी अगर देरी होती तो सारे के सारे पुलिस वाले वहीं पे मारे जाते। नेक्स्ट सीन में किडनैपर की ऑटोप्सी की जा रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिलिट्री कैंप से ग्लोब के टूटे कान जो मिले थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा गायब है। ऐसा लगता है कि उसी हिस्से से किडनैपर का चेहरा बिगाड़ा गया है, पर ये सब इसके मरने के बाद किया गया है। मौत की असल वजह गर्दन पे जोरदार वार है और इस लाश का डीएनए बच्चों के डीएनए से मैच भी नहीं करता है। वही डीएनए से पता चला है कि बच्चों की माँ तो एक ही है पर बाप अलग अलग है, यानी ये किडनैपर एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक तो मर गया है और पता नहीं बाहर कितने किडनैपर आजाद घूम रहे हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में जैस्मिन के डैड उसे लेने के लिए आ जाते हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना था कि इतनी जल्दी जैस्मिन को डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, मगर जैस्मिन का कहना था कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ, मुझे अपने घर जाना है। डॉक्टर जवाब देती हैं कि ठीक है, पर आप टाइम से अपनी थेरेपी लेते रहिएगा। घर ले जाते वक्त जैस्मिन के डैड उसे बताते हैं कि कैसे उनकी फैमिली उसे कितना मिस करती है, उन्हें अब अपने होम टाउन चले जाना चाहिए। लेकिन जैस्मिन अपने डैड की बात नहीं मानती है। वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट में कुछ दिन अकेली रहना चाहती थी। जैस्मिन के जिद के आगे उसके डैड मजबूर हो जाते हैं। वो बिना जैस्मिन के ही अपने होम टाउन लौट जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस को मिलिट्री कैंप के नजदीक एक खोपड़ी मिलती है। गर्ड रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खोपड़ी लीना की ही है। वो अपनी डिप्रेशन वाली मेडिसिन भी लेता है। दरअसल लीना को ना ढूंढ पाने की वजह से गर्ड डिप्रेशन में चला गया था। स्कल मिलने की खबर न्यूज में भी आ जाती है। कैरिन और मैथ्यूज ये न्यूज देखकर रोना शुरू कर देते हैं। एक दिन सिस्टर रूथ हैना से मिलने क्लिनिक जाती है। वो हैना को एक स्टोरी बुक गिफ्ट करती है। हैना वो किताब सीसीटीवी की ओर दिखाती है और कहती है कि ये देखो मेरा गिफ्ट। ये चीज रूथ को काफी अजीब लगती है। वो हैना से सवाल करती है कि तुम कैमरे में किसे बुक दिखा रही थी। तब हैना दबी आवाज में कहती है पापा को। उन्हें कैमरे से सब पता चल जाता है। दूसरी ओर हम जैस्मिन को देखते हैं, जो भले ही किडनैपर के चंगुल से आजाद हो गई थी, पर दिमागी तौर पर वो अभी भी गुलाम थी, क्योंकि वो अभी भी सारे रूल्स फॉलो कर रही थी। जैसे वो फिक्स टाइम पे खाना खाती थी, फिक्स टाइम पे वॉशरूम यूज करती थी, फिक्स टाइम पे सोती थी और फिक्स टाइम पर ही जागती थी। आगे फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये खोपड़ी लीना की नहीं है, ये किसी दूसरी औरत की खोपड़ी है जिसकी मौत 15 महीने पहले हुई है। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि किडनैपर ने सिर्फ लीना और जैस्मिन को ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों को किडनैप किया था। इसलिए ये गुमशुदा लड़कियों के डेटाबेस चेक करते हैं। गर्ड ये सारी बात कैरिन और मैथ्यूज को जाकर के बताते हैं। इससे मैथ्यूज गर्ड पे गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर उनकी पुलिस कर क्या रही है। इस पे गर्ड जवाब देते हैं कि इस केस के लिए 2 स्पेशल टीम तैयार की गई है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट लगातार काम कर रही है। पूरे देश में गुमशुदा आदमी की तलाश है, क्योंकि जो लाश कैंप में मिली थी उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि लाश का चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो गया था। हालांकि एआई की मदद से उसका फेस रिबिल्ड किया गया है, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हम सारे गैराज को भी खंगाल रहे हैं ताकि जिस कार से जैस्मिन का एक्सीडेंट हुआ था उसे हासिल कर पाए। हमने 53 ऐसे लोगों से बात किए हैं जिनके पास मिलिट्री साइट का एक्सेस था। इसमें आर्मी ऑफिसर, नाडो स्टाफ और चीफ टेक ऑफिसर भी शामिल हैं।
हमने उस सिक्योरिटी एजेंसी से भी इंक्वायरी की है जो उस कैंप के बाहर पेट्रोलिंग करते थे। वो पिछले 13 साल से ये काम कर रहे थे, पर किसी भी गार्ड ने वहाँ कोई हलचल नहीं देखी थी। इसके बाद गर्ड उस लाश की AI जनरेटेड फोटोज दिखाते हैं, पर मैथ्यूज उसे नहीं पहचान पाते हैं। वहीं जब एडा वो AI जनरेटेड फोटोज हैना को दिखाती है तो वो कहती है कि ये मेरे पापा हैं। सिक्योरिटी गार्ड की फोटो दिखाने पर हैना उसे भी पापा कहती है, जिससे ऑफिसर समझ जाती है कि हैना झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस तक सिस्टर रुथ की मौत की खबर पहुंचती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बल्ब बदलते वक्त वो सीढ़ी से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई, पर सच्चाई तो ये थी कि रुथ को कुछ पता चल गया था, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में कॉल करके एडा से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। शायद वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी। इसी दिन गर्ड जैस्मिन से मिलने उसके अपार्टमेंट जाते हैं। दरअसल जैस्मिन के घर के बाहर पुलिस ने निगरानी रखी हुई थी ताकि वो सेफ रहे, और बीच बीच में गर्ड उनसे मिलने जाता रहता है। वो नोटिस करता है कि जैस्मिन ने अपने बाल काले रंग लिए हैं। वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। गर्ड उस लाश की AI जनरेटेड फोटो जैस्मिन को दिखाता है। जैस्मिन को एक फ्लैशबैक आती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसी आदमी के कार से जैस्मिन का एक्सीडेंट हुआ था। उसी ने एम्बुलेंस को फोन किया था, पर वो ये बात गर्ड को नहीं बताती है। उधर पुलिस को एक और लड़की की लाश मिलती है। फोरेंसिक के हिसाब से उसकी मौत 6 महीने पहले हुई है, यानी जैस्मिन से पहले किडनैपर इसी लड़की को लीना बना करके रख रहा होगा। इधर मैथ्यूज अपनी नतनी को अपने घर लाने के लिए पागल हुए जा रहे थे। इस बात को लेकर उनकी वाइफ से उनकी कहासुनी भी हो जाती है, क्योंकि मैथ्यूज सिर्फ हैना के बारे में सोच रहे थे, जबकि कैरिन का कहना था कि उन्हें हैना को उसके भाई जोनाथन से अलग नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर जैस्मिन हैना के दिए हुए कांच के टुकड़े से अपना हाथ काट लेती है। वो खुदकुशी करना चाहती थी, मगर जैस्मिन की पड़ोसी आकर कहती है कि आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे एक बार फोन पे बात कर लीजिए, उन्हें आपकी फिक्र हो रही है। अपने डैड के बारे में सोचकर जैस्मिन रुक जाती है। दूसरी ओर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि साल 2017 से 2023 के बीच 8 लड़कियां गुमशुदा हुई थी, जिनका हुलिया लीना से काफी मेल खाता था। तभी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक लार्स रॉगनर एडा के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने के लिए आते हैं। दरअसल वो सिक्योरिटी कंपनी पुलिस स्टेशन के नजदीक ही थी, इसी वजह से एडा सस्पेंड होने से बच जाती है। इसके बाद उन तमाम लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जिन्हें पास्ट में लीना ने डेट किया था। इन सभी का DNA टेस्ट किया जाता है। दरअसल पुलिस को शक था कि लीना किडनैप होने से पहले प्रेग्नेंट थी, क्योंकि हैना और जोनाथन के फादर का DNA सेम नहीं है। इसके बाद एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हैना जिस बेबी के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि लीना का तीसरा बेबी था, जिसे लीना ने उसे मिलिट्री कैंप में बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के जन्म दिया था। इस वजह से लीना को चाइल्ड बेड फीवर हो गया था। लीना ने किडनैपर से काफी मिन्नतें की कि वो उसे और बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाए, पर किडनैपर नहीं माना। इसी वजह से लीना और उसके तीसरे बेबी की मौत हो गई। प्रेजेंट में जैस्मिन का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो कार जंगल में जलती हुई पाई जाती है। वहीं हैना का DNA फ्लो से मैच कर गया था, यानी हैना फ्लो और लीना की बेटी थी। ये बात जब गर्ड फ्लो को बताता है तो फ्लो घबरा जाता है। वो हैना को अपनाने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि मेरी ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली है, हैना के आने की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हैना के बायोलॉजिकल फादर का तो पता चल गया था, पर अभी जोनाथन के फादर का पता चलना बाकी था। फ्लो के बाद सबसे क्लोज रिलेटिव हैना के नाना जी ही थे, इसलिए हैना को मैथ्यूज को सौंप दिया जाता है। हैना का एक तकिया कलाम था जिसे वो बार बार रिपीट किया करती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मैंने सब कुछ अच्छे से किया। वो कार में भी यही सारी बातें अपने मन में दोहराते हुए जा रही थी। दूसरी ओर गर्ड जैस्मिन से मिलने जाता है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, पर गर्ड उससे रिक्वेस्ट करके दरवाजा खुलवा लेता है। वो नोटिस करता है कि जैस्मिन ने फिर से अपने बाल ब्लॉन्ड कर लिए हैं। क्या वो फिर से खुद को लीना समझने लगी है? गर्ड टॉयलेट के बहाने से वॉशरूम जाता है, जहां उसे डस्टबिन में हेयर डाई के पैकेट दिखते हैं, और इसके साथ ही उसकी नजर बाथरूम में एक हिडन कैमरे पे पड़ती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक ट्रेलर होम में जैस्मिन के घर की CCTV फुटेज प्ले हो रही है, यानी कोई तो है जो जैस्मिन पे नजर रखे हुए है। गर्ड के जाने के बाद जैस्मिन फिर से लीना की तरह व्हाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहन लेती है। कहीं वो दोबारा अपने किडनैपर के पास तो नहीं जा रही, पर वो ऐसा क्यों करेगी?
क्लिनिक में हैना के जाने के बाद एक बच्चा जोनाथन से बात करने की कोशिश करता है। तब जोनाथन कहता है कि मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। नया घर तैयार हो जाने के बाद पापा मुझे लेने आएंगे। एडा कॉल करके गर्ट को बताती है कि मैस्टिक पुलिस से हमें खबर मिली है कि जैस्पर, जो कि डच नागरिक था, वो हिट एंड रन वाली रात से मिसिंग है। जैस्पर की शक्ल AI जनरेटेड फोटो से मैच कर रही है, यानी मिलिट्री कैंप में हमें जो लाश मिली थी वो जैस्पर की ही थी। जैस्पर किडनैपर नहीं हो सकता है क्योंकि काम के सिलसिले में वो सालों से साउथ अफ्रीका में रहता था। 4 महीने पहले ही वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ था, यानी हो सकता है कि जैस्पर की कार से जैस्मिन का एक्सीडेंट हुआ था और किडनैपर ने जैस्पर को मारकर अपने घर में रख दिया ताकि जब हम उसे ढूंढते हुए वहां जाएं तो जैस्पर को ही रियल किडनैपर समझ करके ये केस क्लोज कर दे। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जैस्मिन बच्चों के साथ खेल रही थी। तब एक किडनैपर आ जाता है। बच्चे पापा पापा करके खुश हो जाते हैं। तीनों किडनैपर को उलट पुलट कर अपने हाथ दिखाते हैं, जिसके बदले बच्चों को चॉकलेट मिलती है और वो खुश हो जाते हैं। वही सही मौका देखकर जैस्मिन जोनाथन के स्नो ग्लोब से किडनैपर के सर पे वार करती है, जिससे किडनैपर बेहोश हो जाता है। जैस्मिन के हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाती है। जैस्मिन बच्चों को अपने साथ भागने को कहती है। इसके बाद क्या हुआ ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। प्रेजेंट में मैथ्यूज देखते हैं कि हैना मिसिंग हो गई है और फिर हमें हैना को किडनैपर के साथ ट्रेलर होम में दिखाया जाता है। दोनों मिलकर जैस्मिन पे कैमरे से नजर रख रहे थे। जैस्मिन वॉशरूम यूज कर रही थी, तभी किडनैपर का चेहरा दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंपनी के मालिक लार्स रॉगनर थे। वो हैना को अपने नए घर की CCTV फुटेज भी दिखाते हैं। इसके बाद जब वो वापस जैस्मिन को देखना चाहते हैं तो कैमरे में एक ग्लिच दिखाई देने लगती है, पर जल्द ही वो ग्लिच ठीक हो जाती है। इसके बाद रॉगनर देखता है कि जैस्मिन अपनी कलाई में एक नाइफ छुपा रही है। वो जैस्मिन को मैसेज करके घर के बाहर आने को कहता है। अचानक जैस्मिन के घर के बाहर मीडिया उसकी इंटरव्यू लेने के लिए जुट जाती है। गर्ट की नज़र जैस्मिन पे पड़ती है, जो कि दूसरे रास्ते से भागकर रॉगनर के ट्रेलर होम में बैठ जाती है। गर्ट उस ट्रेलर होम को फॉलो करता है। साथ ही वो एडा को कॉल करके रॉगनर के बारे में पता करने को कहता है। इधर हैना अपने डैड से जिद करती है कि घर जाने से पहले मुझे समुद्र देखना है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉगनर हैना से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसके विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। सिक्योरिटी कंपनी में एडा की नज़र एक फोटो पे पड़ती है जिसमें रॉगनर अपनी माँ के गोद में था। साथ में उसके नाना नानी भी थे। रॉगनर की मॉम जानी पहचानी लग रही थी। वो देखने में काफी हद तक लीना की तरह दिखती थी। उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहन रखा था। एक एम्प्लॉय से पूछने पर पता चलता है कि रॉगनर जब काफी छोटा था तब उसकी मॉम उसे नाना नानी के पास छोड़कर भाग गई थी। रॉगनर के सिक्योरिटी कंपनी और लीना के घर के बीच में कनेक्शन ढूंढने से पता चलता है कि साल 2002 में रॉगनर की कंपनी से लीना के पेरेंट्स ने अपने घर में अलार्म सिस्टम लगवाए थे। उन्होंने लास्ट कॉल 13 साल पहले एक सर्विसिंग के लिए किया था। इसके बाद स्टोरी 13 साल पहले शिफ्ट होती है। लीना घर पर अकेली थी और गलती से लीना का डोर लॉक हो गया था। वो घर के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपने दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश की, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। डोर लॉक ओपन करने के लिए लीना के डैड ने रॉगनर की कंपनी से कांटेक्ट किया। उस वक्त रॉगनर की कंपनी काफ़ी छोटी थी, जिसे रॉगनर के नाना संभाला करते थे। उन्होंने लीना के घर पे सर्विस देने के लिए रॉगनर को ही भेज दिया। इस मदद के बदले लीना ने रॉगनर को आइसक्रीम ऑफर किया था। लीना को देखते ही रॉगनर को उससे प्यार हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी हद तक रॉगनर की मॉम की तरह ही दिखती थी। प्यार कब पागलपन में बदल गया पता ही नहीं चला, और एक दिन उसने लीना को किडनैप कर लिया ताकि वो उसे हमेशा अपने पास महफूज रख सके। प्रेजेंट में जैस्मिन रॉगनर से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब फाइनल ट्विस्ट रिवील होती है। दरअसल जिस रात जैस्मिन ने ग्लोब से मारकर रॉगनर को बेहोश कर दिया था और अपने बच्चों को अपने साथ भागने के लिए कहा था, उस वक्त जोनाथन को हैना ने घर पर ही रुककर कारपेट पर लगे खून की सफाई करने को कहा और खुद जैस्मिन का पीछा किया। उसने देखा कि कार से जैस्मिन का एक्सीडेंट हो गया है और कार ड्राइवर जैस्पर जैस्मिन की मदद करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है। तब हैना ने जैस्पर पे वार करके उससे मार डाला और फिर अपने डैड को जाकर के सारी बात बताई।
साथ ही उसने अपने डैड से कहा कि मुझे ये वाली मॉम बहुत पसंद है क्योंकि ये सबसे पहली वाली मॉम की तरह हमसे प्यार करती हैं, इसलिए हमें इनका इलाज करवाना ही होगा। तब रॉगनर ने ग्लोब के कांच के टुकड़े से जैस्पर का पूरा शक्ल बिगाड़ दिया और उसे अपने ही घर में रख दिया ताकि अगर पुलिस रॉगनर के ठिकाने तक पहुंच भी जाए तो वो जैस्पर को ही किडनैपर समझकर केस क्लोज कर दे। सच्चाई जानकर जैस्मिन हैरान हो जाती है। जल्द ही ये लोग समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। जैस्मिन के वॉशरूम जाने का टाइम हो गया था, पर वॉशरूम जाने से पहले रॉगनर उसके हाथों में छिपी नाइफ निकाल लेता है। इसके बाद जब जैस्मिन पी कर रही होती है तो वो अचानक बेहोश हो जाती है। रॉगनर उसे देखने के लिए जब आगे बढ़ता है तो अचानक वो एक कांच के टुकड़े से उस पर अटैक कर देती है। दरअसल जब कैमरे में ग्लिच आई थी तभी जैस्मिन ने अपनी पैंटी लाइनर में ग्लोब के कांच का टुकड़ा छुपा लिया था, जिसके बारे में रॉगनर को पता ही नहीं था। रॉगनर को मारते वक्त जैस्मिन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मैं लीना नहीं हूँ बल्कि जैस्मिन हूँ। यानी ये सब जैस्मिन का प्लान था क्योंकि पिछली बार उसने रॉगनर को जिंदा छोड़ करके गलती कर दी थी, इसलिए जैस्मिन अब तक उसकी बात मानने का नाटक कर रही थी ताकि वो रॉगनर को मारकर हमेशा के लिए उसके डर से आज़ाद हो जाए। कुछ देर बाद गर्ड भी यहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि रॉगनर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गर्ड उससे लीना के बारे में पूछता है तब वो बता देता है कि मैंने उसे अपने गार्डन में दफनाया था। रॉगनर मारा जाता है। इसके बाद सीन हैना और जैस्मिन पे शिफ्ट होती है जो समुद्र किनारे मस्ती कर रहे थे। जैस्मिन ने रॉगनर को जब मारा था तब हैना सो रही थी, इसलिए उसे रॉगनर की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है। पुलिस रियल लीना के स्केलेटन गार्डन से बरामद कर लेती है। मैथ्यूस और कैरिन दोनों अपनी बेटी के खोने से मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए थे। वो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना शुरू कर देते हैं। जोनाथन डॉक्टर हेम्स्टेड के क्लिनिक में एक आम जिंदगी जी रहा था। उसने नए दोस्त भी बना लिए थे। हैना का भी इलाज चलता है ताकि वो रियलिटी और माइंड वॉशिंग में फर्क समझ पाए और एक अच्छी जिंदगी जी सके। जैस्मिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस सीरीज के बारे में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।